नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, नेशनल एजुकेशन डे, और इस खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ममता, जो आज एनईपी का रोल, एजुकेशन का रोल और जो फ्यूचर है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, उसके ऊपर उस विषय पर हमारे साथ बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर ममता। धन्यवाद डॉक्टर रियति। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी नियति ने बताया कि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और हर साल 11 नवंबर को हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में इसे मनाते हैं। सन 2008 में एमएचआरडी ने इस बात की घोषणा की कि 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि क्यों ना हम अपनी पूरी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर एक नज़र डालें। जी मैम, अगर मैम हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो उनका क्या योगदान रहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम में आफ्टर इंडिपेंडेंस? नियति जी, आज़ाद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम सिर्फ मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो यूजीसी, आईआईटीज़ और एआईसीटी जो बड़ी संस्थान आज हमारे पास हैं, उन सभी को एक तरीके से उनके कार्यकाल में बनाया गया। तो उनका योगदान नो डाउट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वो हमारी एपेक्स बॉडीज़ हैं। हमारे बहुत से प्रोग्राम्स को वहीं से एफिलिएशन मिलती है। जी, ये जो यूथ है हमारी, उनको बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे कि उनका क्या रोल रहा है, क्या योगदान रहा है। और अगर उसके बाद बात करें, आज़ादी के बाद किस तरीके का जो शिक्षा की यात्रा रही, वो किस प्रकार आप उसको समझा सकते हैं हमारे श्रोताओं को? नियति, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखते हैं तो शिक्षा की बहुत लंबी यात्रा हम देख ही रहे हैं कि हो चुकी है। उस समय हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 18% था, जो आज के दिन बढ़ के 80.9% है, जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ हमें साफ दिख रहा है। इसके साथ ही आज के दिन हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसी एक बड़ी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का निःशुल्क प्रावधान है और एक मौलिक अधिकार के रूप में अब हमारे पास है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे पहली बार स्कूलों तक पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जो बिल्कुल अभी करंट चीज़ जिस पे हम बात कर सकते हैं वो है हमारी एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उस पर हम बात कर सकते हैं। भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और लगातार 2020 के बाद से ये चर्चा में बना हुआ है। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि हम बात कर सकते हैं। अगर हम अपने श्रोताओं को एनईपी 2020 के बारे में और डिटेल में समझाना चाहें तो उसकी एनईपी 2020 की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या नए फीचर्स वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल नियति, अगर हम एनईपी 2020 के मेजर मुख्य बिंदुओं पे अगर हम फोकस करें तो एनईपी बात करता है अनुभव आधारित शिक्षा पर, स्किल डेवलपमेंट पर, कौशल विकास पर बात करता है। साथ ही विषयों के चयन में स्वतंत्रता की बात करता है कि विद्यार्थी स्वतंत्र हैं कि वो कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। पहले से विषय जैसे बहुत ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पढ़ाए जाते थे, अब विषयों को चुनने में स्वतंत्रता हमारे विद्यार्थियों के पास है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन एक बड़ा फोकस एरिया है एनईपी का, और यही कुछ एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी एनईपी का बड़ा फोकस का मुद्दा है। तो ये तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं नियति जी जिस पे एनईपी आधारित है। जी, मुझे याद है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है एनईपी का, वो एक तरीके से सबके लिए शिक्षा और भविष्य के लिए शिक्षा है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो शायद से फ्लेक्सिबल बनाना और जो दुर्गम क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना है। और एक और जो जिस डिवाइड को वो ब्रिज करता है एनईपी, वो जो डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज में स्टूडेंट्स को हम देखते हैं वो बहुत ही बचपन से ही वेल वर्स्ड हैं टेक्नोलॉजी से, एआई से, पर जो दुर्गम क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी मिल पाए, उसको भी ये ब्रिज करता अपने नए सेलिएंट फीचर्स के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल नियति जी, आपने सही कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये बिल्कुल फोकस है कि शिक्षा को सुलभ बनाया जाए, उसकी रीच बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा पाएं, और उस पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है एनईपी। तो इस कंटेक्स्ट में मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगी कि कैसे इसमें हम लोगों की भूमिका, हमारी भूमिका से मेरा मतलब है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की क्या अपनी भूमिका हो सकती है, उस पर हम बात करते हैं। शिक्षा को अगर हम सुलभ बनाना चाहते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, रीच बढ़ाना चाहते हैं, या उसे एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह अगर हम देखते हैं, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ
एडमिशन लेने के लिए कोई एज बार नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। साथ ही जो डिजिटल डिवाइड की बात हम कर रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पहले से ही वो कर रहा है। मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगी कोविड के टाइम पे। जब कोविड ने हिट किया तो ऑल ऑफ अ सडन पूरा क्लासरूम का सिनेरियो ही बदल गया। जहाँ हम चॉक बोर्ड्स से क्लासेस ले रहे थे, हम चॉक बोर्ड की जगह स्क्रीन ने ले लिया। रातों रात एक ऐसा शिफ्ट हुआ कि स्कूल्स और फेस टू फेस के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो उसके लिए तैयार नहीं थे। पर क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑलरेडी इस प्रैक्टिस के संग रूबरू था, तो उनके लिए बहुत बड़ी मेजर परेशानी नहीं थी कि कैसे इसको किया जाएगा। बस थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में वैसे भी हम फेस टू फेस अपने विद्यार्थी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो हम बाकी मीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और एनईपी के गोल्स कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं और उनका बड़ा रोल है शिक्षा के पूरे प्रसार प्रचार। थैंक यू मैम। आप ये बता रही हैं कि किस तरीके से ओडीएल पहले से ही प्रिपेयर्ड था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए। पर अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो क्या एनईपी इसको भी एड्रेस करती है, एम्प्लॉयबिलिटी को, या फिर स्किल एनहांसमेंट पे भी क्या फोकस करती है एनईपी 2020? नियति जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है। जहाँ तक एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, क्योंकि हम सभी एनईपी से इन दिनों गुजर रहे हैं या हम सबके ओरिएंटेशंस हुए उसको लेकर, टीचर्स को भी उसके लिए तैयार किया गया, तो ये तो समझ में आया कि स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास पे तो एनईपी फोकस करता है फिलहाल। तो लगता तो है कि एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होगी या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पर एक चीज़ जो मुझे कहीं, क्योंकि अगर हम आज शिक्षा दिवस के दिन बैठे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे पहलुओं को पे बात की जाए, साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न भी हमारे पास होने चाहिए कि आखिर इसका आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ही है, तो हमें नहीं पता है कि हमें आगे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो बात की बात होगी। पर एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में है कि हमने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपना लिया है, जो कि बहुत सही है। विद्यार्थी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो क्या विषय पढ़ना चाहते हैं। पर क्या जब एक बच्चा उस डिग्री को लेके बाहर जाएगा, वहाँ रियल लाइफ में उसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी अभी सोचने की जरूरत है, वो भी देखने की जरूरत है। बट हाँ, स्किल्स के लेवल पे जहाँ कौशल विकास की बात है, तो नो डाउट एनईपी कौशल विकास पे बहुत बल दे रहा है और उससे एम्प्लॉयबिलिटी तो मुझे लगता है जनरेट होगी ही। ममता मैम, आप एक किताब का जिक्र कर रही थी जो शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर लिखी गई है, उसके ऊपर ज़रा इलाबोरेट करेंगे? हाँ नियति, मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रही हूँ जो एनईपी 2020 के ऊपर फोकस्ड है और 2024 की ही में ही छपी है किताब, और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ये किताब आई है। और किताब का नाम है नो सिलोज, लर्निंग द एनईपी वे। तो ये किताब जब मैंने बुक स्टॉल में देखी, तो पहले तो मेरा कुछ देर के लिए दिमाग ठनका कि किताब का क्या नाम है, नो सिलोज, तो मुझे समझ में नहीं आया। बट मैंने वो किताब अल्टी पल्टी और पीछे उसके बारे में कुछ पढ़ा, तो मुझे लगा कि पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि एनईपी के बारे में थी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किताब के 3 ऑथर्स हैं, और तीनों ही जो हमारे ऑथर्स हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के संग उन्होंने एनईपी पॉलिसी पे की ड्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन पे उन लोगों ने काम किया है। तो तीनों ही लोगों का एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव इस किताब में देखने को मिलता है, और एनईपी के प्लस पॉइंट्स को उजागर करती है पूरी हमारी ये किताब। अब मैं किताब के दरअसल टाइटल पे भी बात करना चाहती हूँ, नो सिलोज। तो क्योंकि ये सिलोज वर्ड मेरे दिमाग में कहीं फंसा, तो फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर कैसे, क्यों ये नाम रखा गया है। तो जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि सिलोज बड़े बड़े टॉल से कंटेनर्स होते हैं जिनमें अनाज स्टोर किया जाता है। एक कंटेनर में एक ही तरह का अनाज स्टोर किया जाता है, जैसे गेहूं हो गया या मक्का हो गई, कोई भी एक अनाज। तो नो सिलोज का वहां से लिया है इन्होंने इसका अर्थ कि कोई वाटर टाइट या कोई भी एक कंपार्टमेंट नहीं बनाना है चीजों का, अनाजों का, खास करके विषयों का। विषय मल्टीडिसिप्लिनरी होने चाहिए, किसी एक फिक्स्ड क्राइटेरिया में विषयों को नहीं रखा है। इसीलिए हम देखते हैं कि एनईपी मल्टीडिसिप्लिनरी, बार बार ये शब्द आपको एनईपी में पढ़ने को मिलेगा, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। तो ये किताब मुझे बहुत ही फैसिनेट किया। मैं इस किताब के अभी बीच में हूँ, खत्म नहीं की। किताब 556 पेजों की है, काफ़ी अच्छी किताब है। तो एनईपी में अगर अभी भी मुझे लगता है हम लोग हमारे ओरिएंट नहीं हुए हैं, तो ये किताब है जिसके थ्रू हम और उसको अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एनईपी को। वंडरफुल मैम। जैसे धीरे धीरे हम इस कॉन्वर्जेशन के एंड पे आ रहे हैं, तो मैं आप चाहूँगी कि आप हमको अपने ओपिनियन दें कि एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि
किस तरीके से एजुकेशन का जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल रहा है, कैसे फेस टू फेस टीचिंग से अब हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा रहे हैं, तो बदलते समय के साथ क्या टीचिंग का भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हुए हैं? नियति जी, क्योंकि शिक्षा शास्त्र सीधे तौर पे मेरा विषय है, मैं इसकी छात्रा हूँ, तो मैं टीचर के रोल को लेके मैं अभी भी बहुत ही आशा से भरी हुई। मुझे लगता है कि एक तरफ हम एआई के दौर में हैं, जहाँ पे बार बार ये डिबेट आ रही है कि क्या एआई टीचर को रिप्लेस कर देगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली एआई आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे सकता है, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता है, शायद बेहतर इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, बट जो मुझे लगता है एक इमोशनल टच बोलें या एक ह्यूमैनिटेरियन टच जो आपको एक टीचर के होने से मिलता है, वो तो अभी मुझे लगता है कुछ समय तक और रहेगा। और हमें बदलाव, पूरे टीचर को क्या बदलने की ज़रूरत है या किस तरीके का अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, उसमें जो हमेशा से कहते हैं कि टीचर एक फिलोसोफर, एक गाइड की भूमिका, हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें फैसिलिटेटर की भूमिका में ही रहना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इज़ एवरीवेयर, इज स्कैटर्ड, बच्चा कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेगा, बस आपको एज अ गाइड या फिर एक फैसिलिटेटर के तौर पे वहाँ पे रहने की ज़रूरत है। बाकी टीचर को भी ट्रेन होने की ज़रूरत है नए सिनेरियो के हिसाब से। मुझे लगता है कि अब जब हम देखते हैं कई बार हम भी उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, जैसे एनईपी के लिए भी शिक्षक भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसलिए शायद अभी तक उनके सेंसिटाइजेशन पे काम चल रहा है, एनईपी को लेके उनके ओरिएंटेशंस हो रहे हैं। तो टीचर ट्रेनिंग, जो कि एनईपी भी इस पे फोकस करता है कि टीचर की ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है बदलते परिदृश्य के साथ। तो बहुत खूबसूरती से आपने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से टीचर का जो रोल है एआई के दौर में वो भी बदलते जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, थ्रू एजुकेशन हम उनको और क्यूरियस बना सकें और क्रिटिकल थिंकर्स बना सकें। इसीलिए आज का दिन भी इतना खास है, नेशनल एजुकेशन डे है, इसीलिए इतना खास है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी नई ऊर्जा आए और उनको ये भी एहसास होगी सिर्फ ऑनलाइन ही आप मतलब एआई ही आपका टीचर नहीं हो सकता है, एक ह्यूमन टच, जैसे आपने बताया, ह्यूमन टच जो टीचर दे सकता है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको एआई या टेक्नोलॉजी नहीं रिप्लेस कर सकती है। साथ ही साथ टीचर को भी अप टू डेट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से, और ये एक समंजस में काम हो सकता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये, अलग अलग आइलैंड्स की तरह काम नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। इस वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे श्रोताओं को और मुझे बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नेशनल एजुकेशन डे टू ऑल। थैंक यू सो मच नियति जी।